नाज़रीन, ईरानी रहबर आला सैयद मुश्तबा खामनाई और मौजूदा हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की खबरें। सदर मसूद पेशेशकियान की रहबर आला से 7 घंटे तवील मुलाकात के बाद दम तोड़ चुकी। ईरानी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मुलाकात इस बात की अलामत है कि रहबर आला मौजूदा हुकूमत की हिमायत जारी रखे हुए हैं, जिससे यह वाज़ेह हुआ कि यह मुलाकात सिर्फ सदर पेशेशकियान के इस्तीफे से मुतल्लिक अफवाहों का जवाब नहीं, बल्कि हुकूमत और रहबर आला के दरमियान राबितों और दो तरफा एतमाद का इजहार भी है। ईरानी सदर मसूद पेशेशकियान का कहना है कि रहबर आला जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। ईरानी सदर का यह बयान इसलिए भी अहम है कि मुश्तबा खामनाई के रहबर आला का मनसब संभालने के बाद उनकी एक मुख्तसर 12 सेकंड की वीडियो जरूर मीडिया में आई, लेकिन यह कहा गया कि यह एक पुरानी वीडियो है। यूं सदर पेशेशकियान के अलावा किसी और आला ओहदेदार ने अब तक उनसे बिल मुशाफा मुलाकात का दावा नहीं किया। यह मुलाकात इसलिए भी अहमियत रखती है कि ईरान के एक अहम लेकिन मुतनाज़ मजहबी रहनुमा मोहम्मद बाकिर खुराजी के एक दावे ने ईरानी सदर मसूद पेशेशकियान से लेकर रहबर आला मुश्तबा खामनाई तक को वजाहत पेश करने पर मजबूर किया। उन्होंने गुज़श्ता दिनों यह दावा किया कि सदर मसूद पेशेशकियान कई बार इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके और मुश्तबा खामनाई ने उन्हें खबरदार किया कि दोबारा इस्तीफा दिया तो उसे मंजूर कर लिया जाएगा, लेकिन सदर मसूद पेशेशकियान के दफ्तर ने उस बयान को झूठ और बेबुनियाद करार दिया, जबकि रहबर आला के दफ्तर ने भी खुराजी से मंसूब बयान की वाज़ेह तरदीद की। यूं यह सवाल पैदा हुआ कि मोहम्मद बाकिर खुराजी आखिर है कौन और उनके ऐसे दावे ईरानी निजाम में बार बार इस कदर तवज्जो क्यों हासिल कर रहे हैं। खुराजी का ताल्लुक एक बासर मजहबी खानदान से है। उनके वालिद कुम के मारूफ आलिम और मजलिस खुबरगान के रुकन रहे। उनके भाई और चचा भी अहम ओहदों पर फायज रह चुके। मोहम्मद बाकिर खुराजी खुद अगरचे किसी आला सरकारी ओहदे पर नहीं, लेकिन वह हिजबुल्लाह ईरान के सेक्रेटरी जनरल हैं और मुख्तलिफ मजहबी और तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं। उनकी सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई से कराबतदारी भी है। उनकी बहन सोसन खुराजी की शादी मसूद खामनाई से हुई, जो मुश्तबा खामनाई के भाई हैं। उनकी साबिक सदर मोहम्मद खातमी और इनकलाबे ईरान के बानी रूहुल्लाह खुमैनी के खानदान से भी रिश्तेदारी है और वो माजी में भी मुतनाज़ बयानात देने की वजह से खबरों में रहे, जिनमें बहरे ओकियानोस में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से सुनामी पैदा करने का दावा भी शामिल था। इस दौरान उनका हालिया एक दावा जरूर दुरुस्त साबित हुआ और वो मोहम्मद बाकिर जुल्कदर की जगह मोहसिन रिजाई की तकर्री है, लेकिन सदर पेशेशकियान के इस्तीफे से मुतल्लिक उनके दावे की तरदीद ने एक बार फिर बाकिर खुराजी के किरदार को नुमाया किया। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी की बजाय अब भी जारहाना बयानात का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से जंगी नुकसानात के अजाले के लिए अमेरिका से मुआवजे की अदायगी के मुतालबे पर कहा कि अब अमेरिका भी ईरानी हुकूमत से अमेरिकी फौजियों और ईरानी मुजाहिरीन की हलाकतों पर हर्जाना तलब करेगा और यह मामला आइंदा मुज़ाकरात में उठाया जाएगा। आबनाए हरमुज भी इस कशीदगी का अहम मरकज है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी फौज ने आबनाए में मौजूद बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं और इस वक्त उस आबी गुजरगाह का मुकम्मल कंट्रोल अमेरिकी बहरिया के पास है। ईरान ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए आबनाए हरमुज में महफूज बहरी आमदोरफ्त के लिए अमेरिकी हमले और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालिबा किया। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के मुताबिक ईरान ओमान के साथ भी महफूज बहरी रास्ते के लिए मुशावरत कर रहा है। आबनाए हरमुज की सूरत हाल के आलमी मईशत पे असरात भी सामने है। मंगल को ब्रेंट खाम तेल $88, जबकि अमेरिकी खाम तेल $82.45 फी बैरल तक पहुंचा और तजियाकारों के मुताबिक कीमतों में इजाफा आबनाए हरमुज के दोबारा खुलने में ताखीर और खत्ते में मजीद कशीदगी के खदशात जाहिर करता है। यूं एक तरफ ईरान में जारी दाखिली बहरान के हवाले से अफवाहों का खात्मा है, तो दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अब भी बरकरार है और पाकिस्तान और कतर की जानिब से सालसी की कोशिशों के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद बदएतमादी जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं, जिसके बायस मुज़ाकराती अमल भी ताखीर का शिकार हो रहा है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया प्रेसिडेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स डॉक्टर अहमद सईद साहब ने। वाइस एडमिरल रिटायर्ड हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब मैं आपका भी मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो 7 घंटे एक तवील मुलाकात के चर्चे हैं जो ईरानी सदर मसूद पेशेशकियान की मुश्तबा खामनाई के साथ हुई है, ये एतमाद की अलामत है या ये जो अभी तकर्रुर तबादले हुए हैं या नई तयनातियाँ हुई हैं ये उसका शाखसाना मालूम होती? जी मेरे ख्याल में अब कुछ चीज़ें कंक्लूजन की तरफ जाना शुरू हुई हैं, जिसमें कि जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में भी कुछ ओमान की तरफ से जो फाइनलाइज हुई है एक टेक्निकल प्रपोजल, अब उसके ऊपर पॉलिटिकल कंसल्टेशन हो रही है और उसी हवाले से मेरे ख्याल में ये चीज़ें आगे चल रही हैं। तो इसमें एक ये है, दूसरी अभी जैसे आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल नई चेंजेस भी हुई हैं, वो भी उसको भी देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस जो हैं ये किसी एक संप में जाएंगी और सोल्यूशन की तरफ मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतरी की तरफ मैं देख रहा हूँ कि ये बातचीत आगे बढ़ेगी।
अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी IRGC में मेन कमांड जो है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां होना और नए लोगों का आना बेहतरी की अलामत है, पॉजिटिव वे आउट है, या वो माजी करीब में जो बात की जा रही थी कि वहाँ पे इख्तलाफ राय पाया जाता है, नज़रियात मुखालिफ लोग पाए जाते हैं, IRGC या पॉलिटिकल क़यादत या वो लोग जो मसालहती किरदार अदा कर रहे हैं उनमें कंसेंसस दिखाई नहीं देता। अब ये मंजरनामा वही है जिसकी तरफ इशारा डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। जी, मेरी तरफ से आपको डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरी नज़र में तो सिचुएशन जो पहले थी वो किसी हद तक बेहतरी की तरफ ज़रूर गई है, लेकिन जो एक वहाँ पे जो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं ईरान के अंदर, उनके अंदर जो अभी भी मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स पाए जाते हैं वो बिल्कुल अयां हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक तरह से सोच रहे हैं। मसूद पेशकियान साहब की बात आप कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, रॉयटर्स की रिपोर्ट मैंने भी देखी है, लेकिन अभी तक उसकी कोई इस तरह से इंडिपेंडेंटली हम बात नहीं कर सकते कि वाकई उनकी मीटिंग हुई है, कितने अरसे हुई है, कितने घंटे हुई है। लेकिन ये चीज़ खुश आइंद है। देखिए, किसी भी मुल्क के अगर जो पॉलिटिकल उनके जो लीडर हैं, अगर वो उनके सुप्रीम रहनुमा, बहरहाल ये तो एक अपनी नौयत के अपना ही मुल्क है जहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक सुप्रीम लीडर हैं, तो ये इस नौयत के जो भी उनकी सेटअप है उसके मुताबिक उनके जितने भी ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं उनके दरमियान हम आहंगी अगर होती है तो मेरी नज़र में एक अच्छी बात है कि ताकि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर जो एक तजाद नज़र आता था वो किसी हद तक कम हो जाए। ईरान के लिए ज़रूरी है मेरी नज़र में, मैं समझता हूं कि जो MOU की तरफ लौट के जाना है वही उनके लिए बेहतर होगा। आपको याद होगा इन्हीं मसूद पेशकियान साहब से मंसूब वो स्टेटमेंट जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि वो ये कहते हैं कि जो MOU है ये उनकी मुस्तकबिल की फॉरेन पॉलिसी का महवर होगा। तो अगर वाकई वो ये समझते हैं तो, और ये चीज़ इसको वो कन्विंस कर पाए हैं उनके सुप्रीम रहनुमा को, बिकॉज अल्टीमेटली जो उनके सुप्रीम रहनुमा है वही कमांड करते हैं उस IRGC को भी, जिसका जिक्र हम अक्सर करते आए हैं कि वो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखती है। बहरहाल जो एक एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हम यही कह सकते हैं कि अगर ईरान के ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के दरमियान हम आहंगी होगी और उनकी तरफ से मिक्स्ड सिग्नलिंग नहीं होगी बल्कि एक मौक़िफ़ अपनाया जाएगा तो ये इस मसले के हल के लिए एक बेहतरीन रास्ता होगा। क्योंकि अगर MOU की तरफ वो लौट जाते हैं तो वहाँ पे उनके लिए एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का रास्ता नज़र आता है जिसका जिक्र हम अक्सर करते आए हैं। लेकिन अगर वो किसी हद तक मसूद पेशकियान साहब उनको कन्विंस नहीं कर पाते और वो वापस तसादुम की तरफ जाते हैं तो मेरी नज़र में वो गैर दानिशमंदाना कदम होगा जिसका नुकसान ईरान को ज़्यादा होगा, बाकी लोगों को कम होगा। ईरान को नुकसान ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि मुश्तबा खामनेई का मंजर आम से गायब रहना और फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ ख़बरें आना कि कुछ लोगों की मुलाकातें हुई, कुछ की नहीं हुई, या मुलाकातों से वो दूर रहते हैं, इंसानी रसाई से वो दूर हैं। फिर आपको याद होगा कि एक दो दिन पहले एक वीडियो मंजर आम पे आई थी जिस पे वो कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए, और इस ज़मन के अंदर फिर ये होना कि मुस्तकबिल के अंदर भी इस बात की कन्फर्मेशन कोई नहीं है कि वो कब जो है वो अवामी सतह के ऊपर अपनी मौजूदगी को साबित करेंगे। तो सियासी एतबार से अगर ईरान के स्ट्रक्चर को देखा जाए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, वहाँ पे ये दूरी अवामी सतह के ऊपर ये किस हद तक असरअंदाज होती है और ये हिकमत किस हद तक उनकी कामयाब रही? देखिए, इसका ताल्लुक कुछ जो 28 फरवरी के जो वाकयात हैं उनके साथ भी जुड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जब सुप्रीम लीडर की शहादत हुई तो उसके बाद फिर कुछ अर्सा लगा कि दोबारा नॉमिनेशन हुई, और उसके बाद तो मेरे ख्याल में एक तो ये है कि सिक्योरिटी के जो खदशात थे उस हवाले से उनकी अहमियत पूरे सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा है। और फिर ये बाद में ये खबरें भी आना कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो एज ए टू यूज द ज्योग्राफिकल लेवरेज एज ए टूल फॉर नेगोशिएशन, तो उसके आर्किटेक्ट भी अभी रूहानी पेशवा जो भी हैं वही थे। तो उस हवाले से IRGC के साथ उनके ताल्लुकात, फिर उसके बाद उनके सारी सिलसिले, तो उस हवाले से उनकी पर्सनैलिटी जो है इन पर्सन वो एज ए ईरान के लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर गए। इसी वजह से फिर वो अपने वालिद गिरामी की जो उनकी तदफीन है उसमें भी वो नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें उस तरफ इशारा करती हैं कि उनकी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा खदशात होने की वजह से उनको उनकी जो मेल मुलाकात है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रुकावट रखी गई, या उनको बहुत ज़्यादा एक ऐसे तरीके से रखा गया कि जहाँ तक अप्रोचेबल नहीं थे। तो मेरे ख्याल में इट वाज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल बाय द पीपल ऑल्सो, उनकी आवाम को भी और ईरानियंस को पता था कि ये इसलिए किया जा रहा है।
लेकिन अब जो है, अब चूंकि बड़े बड़े डिसीजंस अब दोबारा सरफेस पे आना शुरू हो गए हैं, तो जो उनका एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जिनके अंदर सुप्रीम लीडर की अपनी अहमियत है, असेंबली है, प्रेसिडेंट है और बाकी तमाम जो हिरार्की है, और IRGC की जो हिरार्की है, तो इन सब का अभी एक डिसीजन मेकिंग में कलेक्टिवली आगे आना बड़ा ज़रूरी होगा। जैसे कल मैंने उनके डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर है गरीब आबादी साहब, उनका ये मैंने बयान पढ़ा कि अब ये जो टेक्निकल प्रपोजल है, ये जाहिर है इसको प्रोसेस करना है, तो उसके लिए उनके जो आइन में आर्टिकल 84 में कॉन्स्टिट्यूशन में उसको उनकी ईरान की असेंबली में भी लेके जाना पड़ेगा। तो उस हवाले से अब ये प्रोसेसिंग मेरे ख्याल में ऐसी शुरू हुई है, जिसके अंदर के ओवर्टली भी थोड़ा सा वो ये शो कर रहे हैं कि हमारी एक इंटरनल जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, जिसका मतलब ये है कि अब कुछ चीजें मूव करेंगी एक इस तरफ के जिसके अंदर कोई गिव एंड टेक टेबल के ऊपर किया जा सके। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी खुशाइंद बात है।